हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छा हूं। तो सर आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले आपको थोड़ा बताता हूं। सर देखिए, हमारे एग्जाम्स में ना, प्रोफेशनल एग्जाम्स में अमेंडमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे वो सीए के एग्जाम हो, चाहे सीएस के एग्जाम हो या सीएमए के एग्जाम हो, हमारे एग्जाम में अमेंडमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। शायद आप जानते हैं, इसीलिए हम लोग हर अटेम्प्ट में यही बोलते रहते हैं कि कहीं से अमेंडमेंट मिल जाए, अमेंडमेंट कौन कौन सी हुई है, सो दैट उनको कवर कर लें। बिकॉज हम जानते हैं एग्जामिनर अमेंडमेंट में से अलग से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है सर, देखिए मैंने क्या किया है, जो डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट है, यानी कि जो इनकम टैक्स में जो अमेंडमेंट है, अगर मैं उनकी बात करूं, डायरेक्ट टैक्स की जो अमेंडमेंट है उसके ऊपर मैंने 4 क्लासेस यूट्यूब पे डाली हुई है। अमेंडमेंट पार्ट 1, अमेंडमेंट पार्ट 2, अमेंडमेंट पार्ट 3, पार्ट 4। और जो जीएसटी की अमेंडमेंट है, जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट है, जीएसटी की जो अमेंडमेंट है उसके ऊपर मैंने 2 क्लासेस डाली हैं, जीएसटी अमेंडमेंट पार्ट 1, जीएसटी अमेंडमेंट पार्ट 2। ठीक है, जीएसटी अमेंडमेंट के ऊपर एक क्लास, 1 क्लास मैंने एमसीक्यू बनाए हैं। अच्छा, ये जो एमसीक्यू है ना, ये कोई जनरल एमसीक्यू नहीं है। दीज एमसीक्यू आर स्पेशली डिजाइंड ऑन अमेंडमेंट। इन एमसीक्यू को स्पेशली अमेंडमेंट के लिए ही बनाया गया है कि जो जो अमेंडमेंट आई है ना, उनके ऊपर कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं, ये सोचकर एमसीक्यू बनाए गए हैं। ओके, और आज की जो क्लास है, आज की जो क्लास हम पढ़ने वाले हैं, ये 1 क्लास रहेगी, एक क्लास होएगी बस। ये भी एमसीक्यू क्लास है ऑन डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट। डायरेक्ट टैक्स जो अमेंडमेंट हुई है उनके ऊपर जो एमसीक्यू बनेंगे वो आज मैंने बनाए हैं। सर देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ये पूरा कवर कर लेते हैं, एक तो अमेंडमेंट कवर कर लो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की, और साथ में जो स्पेशली अमेंडमेंट के ऊपर एमसीक्यू है वो कवर कर लो, मेरा ये मानना है दिस विल कवर, ये कम से कम 10 to 15 मार्क्स एग्जाम में आपको जरूर दिला देगा। एग्जामिनर 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चंस अमेंडमेंट्स के ऊपर सेपरेटली जरूर बनाता है। तो सर बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना ये क्लासेस। 4 क्लासेस, 2 6, 1 7 और 1 8, टोटल 8 क्लासेस हैं। 8 क्लासेस हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 1-1 घंटे क्लास होती है मैक्सिमम। 8 क्लासेस हैं, यानी कि 8 घंटे हैं, और सर आपके 10 से 15 नंबर फुल्ली कवर्ड है। मैंने बता दिया आपको। सर डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट पढ़ लो पहले, फिर आप इनडायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट पढ़ लो, फिर डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट के ऊपर जो एमसीक्यू सेपरेटली बनाए हैं वो पढ़ लो, और फिर इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर जो एमसीक्यू है वो पढ़ लो। बस इतना कवर कर लो, आपके 10 से 15 नंबर पक्के हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में अमेंडमेंट्स, एमसीक्यूज बनाए गए हैं ऑन अमेंडमेंट्स ओनली, डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट ओनली। ठीक है, सही है सर, एमसीक्यू बनाए आपने। सर मैंने चैप्टर वाइज बनाए हैं। जैसे पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के एमसीक्यू बनाए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में जो चेंजेस आई हैं उनके ऊपर जो एमसीक्यू बनते हैं वो बनाए हैं। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर एमसीक्यू बनाए हैं। फिर जो सैलरी में अमेंडमेंट्स आई हैं उन अमेंडमेंट्स के ऊपर जो एमसीक्यू बनते हैं वो बनाए हैं। इस तरीके से बनाए हैं। ठीक है, तो मैं पहले से स्टार्ट करता हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करता हूं, और आज की ही क्लास में, इस एक क्लास में हम सारे एमसीक्यू कर लेंगे। सारे चैप्टरों के जो अमेंडमेंट्स हैं उन अमेंडमेंट्स के ऊपर जो भी एमसीक्यू बनते हैं वो कवर कर लेंगे। हाँ जी सर, अब जल्दी जल्दी शुरू कर दो आप, टाइम बड़ा कीमती है। हाँ सही बात है यार, टाइम बड़ा कीमती है। आइए टाइम की कीमत को समझते हुए स्टार्ट करें। एक बात और सर, बेसिक कॉन्सेप्ट ना मैं यहां से नहीं शुरू करूंगा, मेरे पास ये है। अच्छा एक बात, अगर आपको ये चाहिए ना पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए अमेंडमेंट्स के ऊपर प्लस इनके एमसीक्यूज के ऊपर, तो आप ना इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, 9818406929। इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और बोलो कि जो आपने यूट्यूब पर अमेंडमेंट की क्लासेस डाली हैं और जो एमसीक्यू की क्लासेस डाली है अमेंडमेंट वाले, उनके पीडीएफ हमें सेंड कर दो, वो आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में है। अब आपके पास भी पीडीएफ फॉर्म में आ गए होंगे, आपने जरूर 98184 पर मैसेज करके मंगवा लिए होंगे। तो मैं आपको यहां से करवाऊंगा ना अगर, तो मेरे को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने इन्हीं क्वेश्चंस को पीपीटी स्लाइड में भी कवर कर लिया। मैंने इन्हीं क्वेश्चन की पीपीटी स्लाइड बनाई हुई है, राइट। इन्हीं क्वेश्चन की सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां मेरे पास स्पेस है काम करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं यहां से। टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज 2,50,00,000। अगर किसी इंडिविजुअल की टोटल इनकम 2,50,00,000 है,
एप्लीकेबल सरचार्ज रेट विल बी। बताइए सर, आप बताइए, अगर किसी बंदे की इनकम 2 करोड़ 50 लाख है तो सरचार्ज का रेट क्या होगा? सर जवाब है, आंसर आएगा डी, यानी कि 25%। तो सही जवाब 25% सरचार्ज होगा। सर ये अमेंडमेंट है, आप जानते हैं सरचार्ज में अमेंडमेंट आई है। क्या अमेंडमेंट आई है सर सरचार्ज में? सर सरचार्ज में ये अमेंडमेंट आई है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो 10% सरचार्ज है। ये तो पहले भी था। 50 लाख से ऊपर अगर 1 करोड़ तक है, अगर 1 करोड़ से भी ऊपर है तो सरचार्ज का रेट 15% है। यही पहले था। अब नया आया है कि अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो फिर आपका सरचार्ज का रेट 25% है, और अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो फिर आपका सरचार्ज रेट 37% है। तो यहां आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में है तो आपका जो सरचार्ज रेट है वो 25% रहेगा। सर मैं अमेंडमेंट को यहां पर डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि डिटेल में अमेंडमेंट मैंने अमेंडमेंट क्लासेस में करवाई है। अगर आपको वो देखना है तो फिर वहीं जाके देखो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी? व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी? बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी इफ टोटल इनकम इज रुपीज 5 करोड़ 50 लाख? बताइए सर, अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ 50 लाख है तो टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ 50 लाख है तो टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, ये आपको बताना है। चलिए सर मैं बताता हूं आपको। कैलकुलेटर है आपके पास? तो कैलकुलेटर ले लेना, रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। सर सबसे पहले आप निकालो टैक्स ऑन रुपीज 5 करोड़ 50 लाख। टैक्स ऑन रुपीज 5 करोड़ 50 लाख। तो सर 0 से 2.5 लाख रुपए तक। सर 2.5 लाख तक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि देखो सर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि सी कैटेगरी के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जिनकी एज 60 ईयर से कम है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख, फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख, फिर 10 लाख से लेकर 5 करोड़ 50 लाख तक। रेट जो है 5% है, 20% है, 30% है। स्टार्टिंग में नील है, 0 से 2.5 तक नील रहेगा। तो आपका टैक्स लायबिलिटी जो बनेगी वो यहां पर तो नील बनेगी, यहां बनेगी 12,500, यहां बनेगी 1 लाख रुपए, और यहां आपकी 5 करोड़ 50 लाख, यानी कि 10 लाख से 5 करोड़ 50 लाख, यानी कि 5 करोड़ 40 लाख हो गया। 5 करोड़ 40 लाख हो गया। इसका अगर मैं 30% कर दूं तो ये आपकी बन रही है जी 1 करोड़ 62 लाख, 1 करोड़ 62 लाख। ठीक है सर। अब अगर मैं इसका टोटल कर दूं तो इसमें मैं जोड़ देता हूं 1 लाख, इसमें मैं जोड़ देता हूं 12,500, तो ये आता है जी 1 करोड़ 63 लाख, 1 करोड़ 63 लाख 12,500। 12,500। प्लीज टेल मी अप टू दिस पॉइंट क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। सर यहां आपको लगाना है सरचार्ज, यहां आपको लगाना है सरचार्ज, जो कि आप जानते हैं लगेगा 37%। क्यों सर? 5 करोड़ से ऊपर इनकम होने पर हम सरचार्ज लगाते हैं 37%। सर ये आपका आएगा 60,35,625। यस सर, 60,35,625। और सर ये आपका टोटल आ गया। टोटल मैं इधर लिख रहा हूं, टोटल मैं इस साइड में लिख रहा हूं। ये आपका टोटल आ जाएगा सर 2 करोड़ 23 लाख, 2 करोड़ 23 लाख 48,125। अब यहां पर आपको जोड़ना है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर मार्जिनल रिलीफ माइनस नहीं करोगे? सर मुझे लग रहा है ये इनकम काफी ज्यादा है 5 करोड़ से। 5 करोड़ से अगर स्लाइटली इनकम इंक्रीज करती तो हम सेस जोड़ते, सॉरी मार्जिनल रिलीफ देखते, पर यहां मुझे नहीं लगता मार्जिनल रिलीफ को देखने की जरूरत है। ये तो मोटा मोटा 10% इनकम इंक्रीज हो गई, 5 करोड़ की 5 करोड़ 50 लाख हो गई, तो मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट नहीं आएगा यहां पर। आप इसका 4% निकालिए सीधा, ये आ गया 893925। 893925। और ये टोटल टैक्स है सर जो आपको पे करना पड़ेगा। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी जो आपको पे करनी पड़ेगी सर। और ये आपकी टोटल बन गई 2 करोड़ 32 लाख, 2 करोड़ 32 लाख 42,050। यस सर, द ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। बता दिया मैंने 5 करोड़ 50 लाख इनकम होने पर टैक्स कैसे निकाला जाएगा। आई हैव डन इट, आई हैव डन इट। द राइट आंसर इज आंसर ए, 2 करोड़ 32 लाख 42,050 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी इफ टोटल इनकम इज 2 करोड़
20 लाख। क्या आंसर आएगा अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ 20 लाख है? तो इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा गया टैक्स लाइबिलिटी। सर निकाल देते हैं टैक्स। एक और क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन अमेंडमेंट में है ना? अमेंडमेंट क्यों होगा ना, क्योंकि देखो इतनी इनकम तो अमेंडमेंट में ही आती है, यस और नो। पुराने जमाने में तो सरचार्ज यहां पर सेम था 15 ही, अब तो आप 25% लगाओगे। तो मैं निकाल देता हूं क्वेश्चन। टैक्स ऑन रुपीस 2 करोड़ 20 लाख। तो सर यहां पर आपका कैसे निकलेगा? पहले आप निकालोगे 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 2 करोड़ 20 लाख। सर यहां नील आएगा, यहां 5% आएगा, यहां 20% आएगा, यहां 30% आएगा। यहां नील आएगा, यहां आएगा जी 12,500, यहां आएगा 1 लाख रुपए, यहां पे आएगा 2 करोड़ 10 लाख। देख लेते हैं 2 करोड़ 10 लाख का 30% 63 लाख। यहां आएगा 63 लाख। तो ठीक है, 2 करोड़ का तो 30% वैसे भी 60 लाख होता है। टोटल कर देते हैं 63 लाख प्लस 1 लाख प्लस 12,500, 64 लाख 12,500, 64 लाख 12,500। चलो मैं इसको इधर लिख लेता हूं, 64 लाख 12,500 आ गया। इसमें अब आप जोड़ेंगे सरचार्ज, इसमें आप जोड़ेंगे सरचार्ज। तो आप सरचार्ज कैलकुलेट कर लो। 64 लाख 12,500 का 25% यह आ गया जी 1,60,000, 1,60,000 नहीं 16,31,125, 16,03125। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये बनता है जी 80,15,625। सर साथ साथ ना कैलकुलेशन आप भी करते रहना, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के पूरे चांस हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेशन तो आप भी साथ साथ करते रहेंगे। तो 1 ये आ गया जी आपका 80,15,625। इसमें आप जोड़ दो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो सर आपको जरूरत नहीं है मार्जिनल रिलीफ चेक करने की, आई डोंट थिंक सो कि आपको मार्जिनल रिलीफ चेक करने की जरूरत है, क्योंकि इनकम ऑलरेडी बहुत ज्यादा 2 करोड़ से काफी ऊपर है। तो 80,15,625 का 4% 320,625। तो ये अगर आप ऐड कर देंगे तो ये आएगा आपका आएगा 833,625। यस सर। So the final tax liability is 833,625, 833,625, यानी कि A is the right answer. Yes sir, A is the right answer. तो सर मैंने आपको एक और क्वेश्चन निकाल कर दिखा दिया एमसीक्यू का कि अगर टैक्स लाइबिलिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल A is available to non-resident individual if total income does not exceed। बताइए सर क्या आंसर आएगा, आप बताइए सर फटाफट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल टू नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड। द राइट आंसर इज आंसर डी, रिबेट नॉट अवेलेबल। जो रिबेट है 87 कैपिटल ए की जो हमें रिबेट मिलती है वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, वो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, रिबेट अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल, यस उसको तो मिलती है। इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड, इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, ये अमेंडमेंट है। पिछले साल रिबेट 3,50,000 या उससे इनकम कम होने पर मिला करती थी, इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। अब जो रिबेट है वो 5 लाख या टोटल इनकम उससे कम होने पर एलिजिबल हो आप रिबेट के लिए, प्रोवाइडेड आप रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। रिबेट की मैक्सिमम क्वांटम पिछले साल तक 2,500 रुपए थी, जो कि इस साल से 12,500 मैक्सिमम कर दी गई है। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर है। इसके बाद मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6, रिबेट इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए। यस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में से रिबेट नहीं मिलेगी। आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम भी होनी चाहिए, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A, इसमें से रिबेट की जो रिबेट है वो एलिजिबल नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर। इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी रेट ऑफ टैक्स विल बी 25% इफ, आपको याद होगा सर यहां अमेंडमेंट है, पिछले साल लिखा था
जैसे कि आप जनरली जानते हैं, जनरली जो मैं लिख देता हूं, जनरली जो है वो डोमेस्टिक कंपनी का जो रेट है, डोमेस्टिक कंपनी का जो रेट है वो 30% है, लेकिन 25% भी हो सकता है। कब? अगर प्रीवियस ईयर 17-18 की जो टर्नओवर है, टर्नओवर या आप कह दो ग्रोस रिसीप्ट डज नॉट एक्सीड 400 करोड़। तो एक बेनिफिट देते हैं हम उन लोगों को जिनका स्मॉल बिजनेस है, जिनकी प्रीवियस ईयर 18 की टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है, उस कंपनी का रेट 30% की जगह 25% लगेगा। 25, ये अमेंडमेंट है। पिछले साल यहां प्रीवियस ईयर 16-17 की हम टर्नओवर देखा करते थे और 400 करोड़ की जगह 250 करोड़ रुपए की लिमिट थी, जिसे बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया गया है। तो डी इज द राइट आंसर। Gross receipt turnover of previous year 17-18 if does not exceed 400 crore, the rate of tax will be 25%. So D is the right answer. I hope आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है रेजिडेंट इंडिविजुअल की अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख है। सर सही जवाब नील है, सी आंसर आएगा। अब ये तो सबको पता है कैसे आया है। पीयूष गोयल जी ने जब धमाकेदार एंट्री की थी बजट पेश करते हुए फरवरी 2019 में, तो उन्होंने यही कहा था कि अब 5 लाख तक इनकम माफ है। हालांकि उनकी वो स्टेटमेंट एक तरह से गलत थी कि 5 लाख तक इनकम माफ है, ऐसा नहीं है। आप रिबेट लेकर 5 लाख तक की इनकम को जीरो कर सकते हो। एक्चुअली उनका मतलब ये था। देखो सर, अगर आप 5 लाख तक का टैक्स निकालोगे तो 0 से 2.5 लाख निकलेगा नील, और फिर नील आएगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% बनता है 12,500। तो ये आपका टैक्स आ गया 12,500। यहां से आपको रिबेट मिल जाएगी सर अंडर सेक्शन 87A, जो कि 12,500 पूरी मिल जाएगी और आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी नील। एंड देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा नील। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द मार्जिनल रिलीफ इफ टोटल इनकम इज 2 करोड़ 1 लाख। देखिए सर, हालांकि ये क्वेश्चन अमेंडमेंट का बनता नहीं है। मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालते हैं आपको ऑलरेडी आता है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। पर क्योंकि 2 करोड़ 1 लाख की इनकम होने पर पूछ रहा हूं, क्योंकि 2 करोड़ 1 लाख होने पर सरचार्ज के रेट अलग हुए हैं, तो इसे मैंने जबरदस्ती इनकॉर्पोरेट कर दिया कि चलो ये भी कर लो क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बनाए मैंने ऐसे, 2 क्वेश्चन, एक ये एक इसके बाद वाला है, कि चलो ये भी कर लो, कोई बात नहीं। हालांकि ये अमेंडमेंट पे नहीं है क्वेश्चन। पर अब ध्यान रखना, मार्जिनल रिलीफ पूछा है क्वेश्चन में। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, टैक्स लायबिलिटी निकाल देंगे, फाइनल आंसर दिखा देंगे भी इतना टैक्स बनेगा। वो पूछा ही नहीं भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको जो पूछा गया वही बताना पड़ेगा। मार्जिनल रिलीफ कितनी है ये बताना आपको। मार्जिनल रिलीफ बताओ कितनी आएगी, बोलो बोलो, मैं करवाऊं? मैं करवाता हूं आपको एक क्वेश्चन। मैंने इसके लिए अलग से स्लाइड बनाई है, वो दिखाता हूं आपको, ठीक है। इसकी स्लाइड मैं आपको यहां से दिखाता हूं, आ जाओ। तो अगर आपकी इनकम 2 करोड़ 1 लाख है तो मार्जिनल रिलीफ कितना आएगा? पहले आप टैक्स निकालो। 2 करोड़ 1 लाख पर कितना आएगा? 0 से 2.5 लाख तक नील, तो टैक्स भी नील। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% 12,500। 5 लाख से 10 लाख तक 20% यानी कि 1 लाख। 10 लाख से 2 करोड़ 1 लाख तक यानी कि 2 करोड़ 1 लाख, 2 करोड़ 1 लाख में से अगर मैं 10 लाख माइनस कर दूं तो मेरा बचता है 1 करोड़ 91 लाख का 30%। सर ये बनता है 57,30,000। ठीक है सर, इन सब का टोटल आता है 58,42,500। ठीक है सर। अब लगेगा सरचार्ज, और सरचार्ज लगेगा 25%। क्यों? क्योंकि आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है। क्योंकि आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, सरचार्ज 25% लगेगा। सरचार्ज लग गया सर 14,60,625। मैं कर भी लेता हूं इसका टोटल, इतना आ रहा है या नहीं आ रहा। 58,42,500 का 25%, 14,60,625 बिल्कुल सही है। और टोटल करने पे आ रहा है 73,03,125। सर आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये फिगर अब याद कर लो। ये फिगर 73 लाख यानी कि अगर आपकी इनकम 2 करोड़ 1 लाख है ना, तो गवर्नमेंट आपसे 73,03,125 मांग रही है। अभी सेस लगाना बाकी है, सेस को एक बार भूल जाओ। अब सर यहां पर क्या लगता है आपको, कैन वी चेक फॉर मार्जिनल रिलीफ? यस सर, ऑफ कोर्स हमें मार्जिनल रिलीफ के लिए यहां पे चेक करना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि इनकम 2 करोड़ से स्लाइटली सी इंक्रीज है, सिर्फ 1 लाख इंक्रीज है।
तो यहां पर हमें डेफिनेटली मार्जिनल रिलीफ के लिए चेक करना चाहिए। वो कैसे करते हैं सर? आप 2 करोड़ पे अलग से टैक्स निकालो, 2 करोड़ पे अलग से टैक्स निकालो। टोटल इनकम 2 करोड़ है, टैक्स कितना आएगा सर? टैक्स आएगा 0 से 2.5 लाख तक निल, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 12,500, 5 लाख से 10 लाख तक 20% यानी कि 1 लाख, 10 लाख से 2 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 90 लाख का 30% 57 लाख, टोटल आ गया 58 लाख 12,500। अब यहां पर भी सरचार्ज लगेगा बट नॉट 25%। यहां पर सरचार्ज सिर्फ 15 लगेगा, क्योंकि आपको याद है अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो लेकिन अप टू 2 करोड़ हो तो हम सरचार्ज लगाते हैं 15%, तो 15% तो लगेगा। यह आंसर आ गया 66,84,375। तो सर देखिए 2 करोड़ इनकम होने पर टैक्स बनता है 66,84,375, जबकि 2 करोड़ 1 लाख होने पर बन रहा था 73 लाख समथिंग। तो आपको चेक करना पड़ेगा इंक्रीज इन इनकम। आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है सर? 1 लाख। कैसे? पहले आपकी इनकम 2 करोड़ 1 लाख है, अब आपकी इनकम 2 करोड़ है। मतलब पहले आपकी इनकम 2 करोड़ है, 2 करोड़ पे टैक्स बनता है, 2 करोड़ 1 पे कितना बनता है हमने निकाल लिया। इनकम 1 लाख का डिफरेंस है। टैक्स की बात करूं तो 2 करोड़ 1 लाख पर आपका 73 लाख टैक्स बनता है, जबकि यहां 66 लाख बनता है। आपका टैक्स में इंक्रीमेंट हुआ है 6,18,750। तो सर आपकी 1 लाख इनकम बढ़ी जबकि आपका टैक्स बढ़ा है 6,18,750। ओ माय गॉड, इनकम सिर्फ 1 लाख बढ़ी, टैक्स 6,18,750। ये तो नाइंसाफी है, ये तो बहुत नाइंसाफी है, बहुत गलत बात है। हमसे ऐसा मतलब जोर जबरदस्ती, हमने 1 लाख ज्यादा क्या कमा लिए, आप 6,18,750 मांगने पे आ गए। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर गलती हो गई, हमने 1 लाख कमा लिया एक्स्ट्रा वाला, आप पूरा 1 लाख ले लो वो वाला, लेकिन 6,18,750 भूल जाओ। और गवर्नमेंट भी मान गई कि चलो आप ये 1 लाख दे दो, पर मैंने बोला पर आपने तो 6,18,750 एक्स्ट्रा मांगे हैं, तो बोले ठीक है हम आपको 5,18,750 का मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे 5,18,750 की। तो यस सर 5,18,750 का मार्जिनल रिलीफ बन जाएगा, मिल जाएगा। हालांकि मैंने क्वेश्चन को आगे भी सोल्व किया, आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू में यही पूछा गया था कि बताइए व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, एंड यू हैव सीन 5,18,750 इज द मार्जिनल रिलीफ। अगर मैं चलूं ये सी आंसर आएगा इसका, आपके सामने लिखा भी हुआ है, सी इज द राइट आंसर 5,18,750। यस सर बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए सर सरचार्ज का क्या रेट होगा? सरचार्ज क्या अमाउंट क्या होगा? सॉरी रेट नहीं, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सरचार्ज, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सरचार्ज अगर टोटल इनकम 5 करोड़ 1 लाख है। अगर टोटल इनकम 5 करोड़ 1 लाख है तो सरचार्ज का रेट क्या होगा, सरचार्ज का अमाउंट क्या होगा? सर मेरी बात सुनना, हालांकि इस क्वेश्चन में भी मार्जिनल रिलीफ आएगी, पर इस क्वेश्चन में हमें मार्जिनल रिलीफ तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे सरचार्ज पूछा गया है और मार्जिनल रिलीफ हम सरचार्ज लगाने के बाद देखते हैं, तो देखने की जरूरत ही नहीं है। सर जो क्वेश्चन पूछा गया उसी पे फोकस करना, अपना दिमाग मत चलाना। आपको देख के लगेगा ओहो मार्जिनल रिलीफ वाला क्वेश्चन आ गया, सर मार्जिनल रिलीफ पूछ रहा है, वो पूछ ही नहीं रहा, वो आपको वो सिर्फ सरचार्ज पूछ रहा है। आइए दिखाता हूं सरचार्ज तक कैसे पहुंचेंगे। टैक्स ऑन ₹5 करोड़ 1 लाख, टैक्स ऑन 5 करोड़ 1 लाख। सर 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से लेकर 5 करोड़ 1 लाख तक 30%। कोई बात नहीं मैं निकाल लेता हूं। नीला आ गया, 12,500 आ गया, 1 लाख आ गया, 5 करोड़ 1 लाख। सर देखो कई बच्चे पूछते हैं कि सर इतने बड़े बड़े फिगर वाले क्वेश्चन क्यों करवाते हैं हमसे, 5 करोड़ ये करोड़ वो करोड़। सर देखो फ्यूचर में आपने इतने पैसे कमाने हैं अब आप अपना कोर्स पास करोगे तो इतने पैसे तो कमाओगे ना, 5-5 करोड़ आपकी सैलरियां होंगी, यस और नो तो बस उसी के लिए आपको प्रैक्टिस करवाइए कि उस टाइम आपको अजीब ना लगे। आप नौकरी मांगने जाओ और वो बोले जी मैं आपको 5 लाख रुपए महीना दूंगा और आप घबरा जाओ, इतने सारे पैसे हम क्या करेंगे। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे करवाए जाते हैं कि आपसे अगर वो ऑफर करेगी 5 लाख रुपए महीना, आप बोलोगे ठीक है इट्स ओके, इसमें कौन सा कुछ बनता है, रिबेट तो मिल जाती है, नील तो टैक्स लगता है, ये तो बड़ी मामूली इनकम है। तो ये तो आपको अच्छा फील करवाने के लिए किया गया है। हाँ जी इसका टैक्स बन गया जी 1 करोड़ 47 लाख 30 हजार।
तो अब आप इनका टोटल कर दीजिए। तो प्लस 20,000 1 लाख जोड़ देता हूं इसमें, प्लस मैं जोड़ देता हूं 12,500। सर ये आपका आ गया 1,48,42,500। सर सरचार्ज तो आपको पता ही है 37% लगेगा, बिकॉज टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर है। इंटू कर दो 37%, सर 5,49,549,1725। यस सर, दिस इज द अमाउंट ऑफ सरचार्ज एंड द आंसर इज आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कर दिया, जिसका आंसर नंबर ए है। हालांकि आगे मार्जिन रिलीफ मिलती, पर मैं क्यों देखूं मार्जिन रिलीफ जब मेरा क्वेश्चन यही बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द रेट ऑफ सरचार्ज। यस सर, अब है मजा। इस क्वेश्चन का आंसर तो मानूंगा। सरचार्ज का रेट क्या होगा अगर डोमेस्टिक कंपनी ऑप्शन पे करती है 25% अंडर सेक्शन 115BAA में। अब ये क्या चीज है सर, ये अमेंडमेंट तो हमें पढ़ी नहीं हमने बहुत सारी जगह। हाँ, बहुत सारे टीचर्स ने आपको अमेंडमेंट करवाई भी नहीं होगी, बिकॉज काफी टेक्निकल अमेंडमेंट जो है मैंने करवाई थी, वहां पढ़ लेना। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, 2 नए सेक्शन आए हैं, 115BAA और 115BAB। इनमें गवर्नमेंट ने कंपनीज को और कम टैक्स रेट लिया है, लेकिन कुछ कंडीशंस लगाई हैं कि आप इन सेक्शंस का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। सेक्शन 32 का, 35 का, 33AB का वहां लिखा हुआ है। और इन सेक्शन में रेट ऑफ टैक्स कम है। 115 जो ये है 115BAA जो है, इसमें 25% टैक्स ले रहे हैं, जबकि BAB में तो सरकार ने सिर्फ 15% ही टैक्स मांगा है। लेकिन दोनों में खास बात है कि सरचार्ज का रेट 10% फिक्स है, फ्लैट। सरचार्ज 10% लगेगा, इनकम कितनी भी हो। 115BAA और BAB, ये दो जो नए न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन है, ये नए इंट्रोड्यूस हुए हैं सर, ये नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। इन दोनों में सरचार्ज का रेट फ्लैट 10% है। तो डी आंसर आएगा, फ्लैट एट द रेट ऑफ 10%। यस सर। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, पहला चैप्टर का हमारा आखिरी क्वेश्चन आ गया। हाँ, पहले ही चैप्टर में थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, बाकी चैप्टर तो थ्योरेटिकल्स हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 40 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 51 लाख, अदर इनकम 2 करोड़ 10 लाख। आपको बताना है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी, फाइनल टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी, ये आपको बताना है। सर ये 100% हमारी अमेंडमेंट का क्वेश्चन है। सर मैं बता दूं, देखो इसमें क्या है ना, आप ध्यान देना। इन दो इनकम पर तो सरचार्ज का रेट लगेगा 15%, और इस वाली इनकम पर जो हमारा सरचार्ज का रेट है, सरचार्ज का रेट है वो लगेगा 25%। ये अमेंडमेंट है सर, ये अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट आपको की हुई है। क्वेश्चन सोल्व कर दूं? कर दो सर। तो सर देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो अंडर सेक्शन 111A है, यानी कि 40 लाख रुपए है, 15% के हिसाब से इसका टैक्स का रेट भी 15% है। ये 15% सरचार्ज नहीं है, ये टैक्स का रेट है। इसका टैक्स का रेट भी 15% है, 6 लाख आ गया। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A है, हालांकि ये 51 लाख है, पर 1 लाख माफ होता है, तो 50 लाख का 10%, इसका रेट 10% है, तो ये आपका आ गया जी 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए टोटल आ गया 11 लाख रुपए। अदर इनकम जो आपकी है, अदर इनकम जो आपकी है वो 2 करोड़ है। 2 करोड़ नहीं है, 2 करोड़ 10 लाख है। 2 करोड़ 10 लाख है, तो आपको 2 करोड़ 10 लाख पर स्लैब से निकालना पड़ेगा। 2 करोड़ 10 लाख पर स्लैब लगाना पड़ेगा। 2.10 करोड़ पर स्लैब आप इधर लगा लो। 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से आपका बन गया 2.10 करोड़। 2.10 करोड़ यहां नील आएगा, यहां 5% आएगा 12,500, यहां 20% आएगा 1 लाख, और यहां पर 30% आएगा। और ये 2 करोड़ का देखना है, 2 करोड़ 10 लाख है ना, 10 लाख तो हटा ही दो, वो 10 लाख से 2 करोड़ 10 लाख 2 करोड़ हो गया। 2 करोड़ का 30% हो गया 60 लाख। 60 लाख तो, और ये हो गया 1 लाख, 61 लाख। तो मैं लिख लेता हूं 60 लाख प्लस 1 लाख प्लस 12,500, 61 लाख 12,500। ये आपका आ गया जी 61 लाख 12,500। ये टोटल आ गया आपका टैक्स लायबिलिटी। इसमें मैंने जोड़ दिया है 5 और 6 11 लाख। 11 लाख मैं जोड़ देता हूं।
72,12,500 आ गया। अब आपको सरचार्ज लगाना है सर, बस यही अमेंडमेंट वाला पॉइंट था। आपको क्या करना है, इन दो पर लगाना है 15%, यानी कि आप देखोगे 11 लाख एट द रेट ऑफ 15%, और ये जो बच गया ना आपका 61,12,500, इसके ऊपर लगाना है आपको 25%। यस सर, यही क्वेश्चन है मेन, यही मेन क्वेश्चन है, मैं करके दिखा देता हूं। 11 लाख का 15%, 11 लाख का 15%, 1,65,000 ये आ गया, ये ब्लैक पेन से कर लेता हूं, 1,65,000 ये आ गया, और 61,12,500 का 25%, 15,28,125 ये आ गया, 15,28,125 ये आ गया। ठीक है सर, अब इनका टोटल कर लेते हैं, कितना बनेगा, 72,12,500 प्लस 1,65,000 प्लस 15,28,125, टोटल बन गया सर 89,056,25। अब कई लोग बोलेंगे ए आंसर आ गया, ए आंसर आ गया, अभी नहीं आया, अभी इसमें 4% सेस भी जोड़ो, 4% सेस भी जोड़ो, इसका 4% जोड़ोगे तो 3,56,225, 3,56,225। सर इनका टोटल अगर मैं कर दूं तो ये बन रहा है टोटल 9261,850। यस सर, सो राइट आंसर इज सी, 9261,850। प्लीज टेल मी अमेंडमेंट्स ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। आंसर सी आ गया, अमेंडमेंट्स ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। चलिए एक बार आपको लमसम ऊपर से अमेंडमेंट बताता हूं, ऊपर से। एक तो अमेंडमेंट आई है सरचार्ज के रेट में, वो दो नए रेट आए 25% और 37% वाले, ठीक है। एक अमेंडमेंट आई है रिबेट में, 3.5 लाख की जगह 5 लाख कर दिया और 2500 की जगह 12,500 कर दिया। एक अमेंडमेंट आई है कंपनी के टर्नओवर में, वो पहले 250 करोड़ या उससे कम होती थी तो रेट 25% लगता था, अब वहां 400 करोड़ कर दी। एक अमेंडमेंट आई है, दो नए सेक्शन आए हैं BAA और BAB। BAA में डोमेस्टिक कंपनीज हैं जिनका रेट 25% लगेगा, सॉरी 22% लगेगा, 22 लगेगा, मैंने गलती से 25% लिख दिया वहां पे। हाँ, ये 22% है, सॉरी, ये 22% है, 22 लगेगा और एक 15% लगेगा, ठीक है। फ्लैट सरचार्ज 10%, कुछ बेनिफिट्स उनको छोड़ने पड़ेंगे। ये सब अमेंडमेंट्स आई हैं। तो सर मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट की सारी अमेंडमेंट्स करवा दी हैं, सॉरी MCQ ऑन अमेंडमेंट करवा दी हैं। अब हम पढ़ेंगे MCQ ऑन अमेंडमेंट ऑन द चैप्टर ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस, सर रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में बेसिकली एक अमेंडमेंट हुई है, राइट, उसके ऊपर में पढ़ना है। मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट है, रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ ₹40,000 फ्रॉम मिस्टर वाई रेजिडेंट इन इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ऑन 6th August 2019, वेदर दिस गिफ्ट इज टैक्सेबल फॉर मिस्टर एक्स। तो सर ये गिफ्ट मिस्टर एक्स के लिए टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि ये गिफ्ट 50,000 से एक्सीड नहीं करता, इसलिए इसका आंसर आएगा सी, नो। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 8 will also not be applicable, या will not be applicable, will also नहीं, will not be applicable, ऐसे बोल दो आप, will not be applicable। तो ये जो सेक्शन है एप्लीकेबल नहीं है, will not be applicable। हाँ जी, तो C इज द राइट आंसर। अब सर मैं एक बात बताऊं, आपके मन में आएगा सर बेसिकली ये अमेंडमेंट क्या है, ये नहीं पता आपको ना। रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में एक अमेंडमेंट है, एक सेक्शन है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 8। हालांकि ये अमेंडमेंट की क्लास में मैंने बहुत डिटेल में करवाया, लेकिन आपको एक बार दोबारा बता रहा हूं। इसमें ये लिखा है कि अगर कोई इनकम है, इनकम कौन सी इनकम, जो सेक्शन 2 क्लोज 24 17A में लिखी हुई है, 17A में लिखी हुई है, 17A में, तो इस इनकम को इंडिया में डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा, इन इंडिया माना जाएगा, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस पूरी हो जाए, कुछ कंडीशन पूरी हो जाए। कंडीशन नंबर 1, जो पेयर है वो रेजिडेंट होना चाहिए, जिसको दिया जा रहा है यानी कि पेई वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी नहीं होना चाहिए, कंपनी नहीं होना चाहिए, या फिर फॉरेन कंपनी हो सकता है। नॉन कॉर्पोरेट मतलब अगर वो इंडिविजुअल है तो चलेगा, नॉन रेजिडेंट हो सकता है। कंपनी केस में वो सिर्फ फॉरेन कंपनी हो सकता है,
फॉरेन कंपनी रेजिडेंट भी हो सकती है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। क्या दिया होना चाहिए? गिफ्ट दिया होना चाहिए, गिफ्ट आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया दिया होना चाहिए गिफ्ट, और वो भी इन कैश यानी कि सम ऑफ मनी, और 5 जुलाई 2019 या उसके बाद दिया होना चाहिए। ये 4 कंडीशन पूरी हो जाए तो इस इनकम को इंडिया में कमाया हुआ मान लिया जाएगा। जब मैंने देखा कि सेक्शन 2 क्लोज 2417A में इनकम कौन सी लिखी है, तो वहां लिखा था यहां वो इनकम है जो 56(2)(10) में लिखी हुई है, यानी कि जो अदर सोर्स के चैप्टर में लिखी है गिफ्ट वाली इनकम। और गिफ्ट तभी टैक्सेबल होते हैं जब वो 50,000 से एक्सीड होते हैं। आपको याद होगा। बस एक खास बात है, अगर आप 56(2)(10) देखते हैं वहां तो कैश वाली इनकम भी है, काइंड वाली भी है, लेकिन इस सेक्शन में सिर्फ कैश वाली ही एप्लीकेबल है। तो क्या फाइनली क्रक्स निकला? अगर कोई इनकम जो सेक्शन 2 क्लोज 2417A की इनकम है और उस इनकम को इंडिया में कमाया हुआ माना जाएगा, प्रोवाइडेड रेजिडेंट पे करने वाला होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी पेई होने चाहिए, गिफ्ट आउटसाइड इंडिया दिया होना चाहिए, इन कैश दिया होना चाहिए, 50,000 से ऊपर होना चाहिए, 5 जुलाई 2019 के बाद होना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन आप दोबारा देख लो। एक्स नॉन रेजिडेंट है, रिसीव कर रहे गिफ्ट फ्रॉम मिस्टर वाई आउटसाइड इंडिया 6 अगस्त 19, वेदर दिस गिफ्ट टैक्सेबल? नो, दिस इनकम इज नॉट टू बी डीम्ड टू बी एक्रू और राइज इन इंडिया बिकॉज 50,000 से ऊपर नहीं है। सेकंड, एक्स नॉन रेजिडेंट है, रिसीव कर रहे ज्वेलरी मतलब काइंड, ज्वेलरी का मतलब होगा काइंड। अगर ये काइंड में रिसीव कर रहा है इंडिया से बाहर, चाहे 70,000 का है लेकिन काइंड है, कैश नहीं है, तो सी आंसर आएगा, सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। दिस अमाउंट विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक्स नॉन रेजिडेंट है, कैश रिसीव कर रहे हैं, गिफ्ट मिल रहा है 60,000 का यानी कि 50,000 से ऊपर, और 5 अगस्त 2019 यानी कि 5 जुलाई 2019 या उसके बाद, और इंडियन से मिल रहा है उसे, रेजिडेंट इंडियन से, तो रेजिडेंट इन इंडिया से मिल रहा है, तो यस दिस इज टैक्सेबल बिकॉज सेक्शन 918 एप्लीकेबल। तो यहां पर ए आंसर आ जाएगा। सर देखो, मैं आपको सीधा एमसीक्यू का आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको प्रोविजन याद भी दिला रहा हूं कि आपको थोड़ा याद आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर एक्स एक नॉन रेजिडेंट है, रिसीव कर रहा है कैश गिफ्ट 60,000 रुपए का 4 जुलाई को यानी कि 5 जुलाई 2019 या उससे पहले, तब यह टैक्सेबल नहीं था। जो गिफ्ट 5 जुलाई 2019 के बाद मिले हैं उन्हें ही डीम टू बी एक्रू राइज इन इंडिया माना जाएगा, पहले यह टैक्सेबल नहीं था। तो आंसर आएगा नो, सेक्शन 918 विल नॉट बी एप्लीकेबल, क्लॉज सी लग जाएगी। 5th क्वेश्चन, एबीसी कंपनी फॉरेन कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया रिसीव्ड अ गिफ्ट, कैश गिफ्ट 60,000 ऑन 6 जुलाई 2019 फ्रॉम मिस्टर वाई रेजिडेंट इन इंडिया। इसे छोड़ दो आप, 5 अगस्त क्या लिखा हुआ है, छोड़ो। वेदर दिस इट इज टैक्सेबल फॉर एबीसी कंपनी? आंसर है यस, टैक्सेबल है, क्योंकि ये सेक्शन जो पेई है जिसको गिफ्ट मिल रहा है वो या तो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए या फॉरेन कंपनी होना चाहिए। नॉन रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, फॉरेन कंपनी चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो कोई इशू नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। नॉन रेजिडेंट में नॉन कॉर्पोरेट होना चाहिए, नॉन कॉर्पोरेट लाइक कंपनी नहीं हो सकती, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एटसेट्रा। ओके, क्वेश्चन 5 मैंने करवा दिया, ए पॉइंट। हाँ जी, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में एक ही अमेंडमेंट थी, वो हमने कर ली। अब आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में एक सिंगल अमेंडमेंट है, और वो ये है, जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो आपकी गिवन है अंडर सेक्शन 16(1)(a) में, जो पिछले साल थी 40,000, इसे इंक्रीज करके कर दिया गया है 50,000 रुपए। इसे इंक्रीज करके कर दिया गया है 50,000 रुपए बस। ग्रोस सैलरी ऑफ मिस्टर वाई 1,70,000 है। व्हाट विल बी द क्वांटम ऑफ डिडक्शन? 50,000 आएगा, यानी कि बी आंसर आएगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रोस सैलरी मिस्टर एक्स की 35,000 है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। आपकी ग्रोस सैलरी 35,000 है, तो बताइए स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होगी? सर स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट कितना होता है? सर 50,000 नहीं, वो मैक्सिमम है। स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है सर ग्रोस सैलरी और ₹50,000 विच एवर इज लेस, जो लेस होगा। तो आपकी ग्रोस सैलरी 35,000 है, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इस केस में 35,000 ही मिलेगी। तो ये बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और हम देखते नहीं है, हम सीधा 50,000 को टिक कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यस सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में
3 अमेंडमेंट है, बेसिकली 2 अमेंडमेंट है लेकिन उनको मैंने 3 अमेंडमेंट बना दिया है। 3 अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट नंबर 1 सुनिए सर, एक सेक्शन था सेक्शन 23 सबसेक्शन 5, उसमें लिखा था अगर कोई बंदा, कोई बिल्डर, या कोई बिल्डर नहीं वर्ड बोला, एनी पर्सन किसी प्रॉपर्टी को हेल्ड करता है एज ए स्टॉक इन ट्रेड और वो उसे आगे किराए पर भी नहीं देता, प्रॉपर्टी हेल्ड करता है एज ए स्टॉक इन ट्रेड और वो उसे किराए पर नहीं देता, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि जिस फाइनेंशियल ईयर में इसका सीओसी मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल जाएगा, उससे अगले 1 साल तक इसकी एनुअल वैल्यू को नहीं लिया जाएगा, उसके बाद फिर एनुअल वैल्यू को डीम किया जाएगा। लेकिन जिस साल इसका सीओसी मिलेगा वो साल और उसके अगले 1 साल तक, उस साल के एंड से मतलब अगले 1 साल तक इसकी एनुअल वैल्यू को नहीं लिया जाएगा। 23 सबसेक्शन 5 में अमेंडमेंट की गई और वहां 2 साल कर दिए गए, यानी कि जिस साल आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा उसके अगले 2 साल तक ऐसी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को नहीं लिया जाएगा और फिर तीसरे साल जाकर एनुअल वैल्यू को डीम किया जाएगा। प्लीज टेल मी द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। एक तो ये था। एक सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 था जिसमें लिखा था कि अगर आपके पास एक से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आप किसी भी एक प्रॉपर्टी को डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान सकते हैं, बाकी बची हुई प्रॉपर्टी को डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाएगा। अगर आपको याद हो सर, यहां भी अमेंडमेंट है और यहां भी इन्होंने एक घर की जगह 2 घर कर दी है। ये बड़ी अमेंडमेंट है। इन्होंने बोल दिया है कि अब एक एसएससी एक घर की जगह 2 घर एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकता है और वो 2 घरों की वैल्यू, एनुअल वैल्यू निल ले सकता है। पहले ये सिर्फ एक घर के लिए था। आई होप इट इज क्लियर। सर आज अगर किसी के पास 3, 4, 5 कितने भी सेल्फ ऑक्यूपाइड घर हैं तो वो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड को एनुअल वैल्यू 0 ले सकता है। तीसरी अमेंडमेंट, हालांकि दूसरी अमेंडमेंट से जुड़ी हुई अमेंडमेंट है। सर जब आपके पास 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएंगे और आप 2 घरों की एनुअल वैल्यू को निल ले सकते हैं तो प्रश्न ये आता है, अगर उन दोनों घरों में हमने इंटरेस्ट लोन ले रखा है और दोनों घरों के कंटेक्स्ट में हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो क्या दोनों के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी? जो 30,000 या 2 लाख तक की लिमिट होती है वो दोनों के लिए सेपरेटली अलग अलग मिलेगी या दोनों के लिए कंबाइन मिलेगी? सर जवाब है, अगर आप 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड रखते हैं, दोनों घरों की एनुअल वैल्यू निल रखते हैं, दोनों घरों का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उस दोनों घरों के इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन मिलेगी, लेकिन एग्रीगेट वही रहेगा 30,000 या 2 लाख। एग्रीगेटली आपको 30,000 या 2 लाख से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकती। तो ये 3 अमेंडमेंट थी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स हैविंग अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है भाई साहब के पास जो उन्होंने स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड करी है। उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ले लिया है इस प्रॉपर्टी का 26/11/2019। कह रहे हैं अप टू विच असेसमेंट ईयर एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी टेकन टू निल। आप बताइए सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? किस असेसमेंट ईयर तक एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी की निल ली जाएगी? आइए मैं बताऊं। सर देखिए, प्रॉपर्टी का सीओसी, कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन 26/11/19 को लिया गया, यानी कि 19-20 जो प्रीवियस ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में इनको सीओसी मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल गया। लोग कहता है इसके अगले 2 फाइनेंशियल ईयर तक एनुअल वैल्यू को नहीं लिया जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा गया है, अप टू विच असेसमेंट ईयर एनुअल वैल्यू निल। एक तो इस फाइनेंशियल ईयर के एनुअल वैल्यू को नहीं लिया जाएगा, एक इसके भी नहीं लिया जाएगा। इस ईयर में तो सीओसी मिला है, इसको तो निल लेना ही लेना है, इसके अगले 2 साल तक और निल लिया जाएगा, यानी कि 2021 एंड 21-22 फाइनेंशियल ईयर को भी एनुअल वैल्यू निल ली जाएगी। लेकिन ये प्रीवियस ईयर्स हैं, ये प्रीवियस ईयर है। क्वेश्चन पूछा गया विच असेसमेंट ईयर एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी टेकन टू निल। किस असेसमेंट ईयर तक हम निल लेंगे? तो ये तो प्रीवियस ईयर है। अगर प्रीवियस ईयर 21-22 है तो ऑब्वियसली असेसमेंट ईयर बन गया 22-23, यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 तक हम एनुअल वैल्यू को निल लेंगे। आंसर आएगा ए, क्वेश्चन 1 का ए। प्लीज टेल मी क्वेश्चन नंबर 1 का ए पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप क्लियर हो गया। मिस्टर एक्स हैज 4 हाउस, स्टोर गलती से लिखा हुआ है, एक्स हैज 4 हाउस विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड एज रेजिडेंस। एक्स के पास 4 घर है। हाउ मेनी हाउसेज ही कैन चूज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड? आंसर है 2 ओनली। यस सर, बी अब 2 कर सकता है, पहले 1 था। एक्स के पास मोर देन 2 हाउसेज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड है एज रेजिडेंस। Which 2 house he can choose self occupied house? Very important question, very good question. X के पास 2 से ज्यादा घर हैं,
सारे सेल्फ ऑक्यूपाइड है। हम जानते हैं वो 2 घर ही सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज कर सकता है। प्रश्न ये है कौन से वाले 2 घर, एनी 2, या ही शुड ऑप्ट 2 हाउस एज सेल्फ ऑक्यूपाइड इन सच मैनर दैट हिज टैक्स लायबिलिटी विल बी मिनिमम। यस सर, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही जवाब है कि ही शुड ऑप्ट 2 हाउसेज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड इन सच मैनर दैट हिज टैक्स लायबिलिटी शुड बी मिनिमम। वो वाले 2 घर चुनेगा जिससे उसकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम आए, ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम आए। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इन केस ऑफ मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज मैक्सिमम ₹30,000 या 2 लाख विल बी अलाउड। हां जी, इन एग्रीगेट विल रिमेन सेम 30,000 2 लाख। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच हाउस ही विल गेट डिडक्शन ऑफ ₹30,000 2 लाख। नॉट अलाउड, नन ऑफ द अबव। ए इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंने आपको बताया था थर्ड अमेंडमेंट थी कि वो मैक्सिमम 30,000 या 2 लाख जो है वो एग्रीगेट करके ही डिडक्शन ले सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर अब वो 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकता है तो इस वाले घर के भी 2 लाख की डिडक्शन ले लेगा, इस वाले घर के भी 2 लाख की डिडक्शन ले लेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई होप आप लोगों को हाउस प्रॉपर्टी की जो एमसीक्यूज हैं वो क्लियर है। चलिए अब हम शुरू करेंगे एमसीक्यू रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स एक्वायर्ड अ मोटर कार which is used in the business of running it on hire on 23rd August 2019 and put to use on the same day. What will be the rate of depreciation for such motor car? सर मैं आपको बताऊं ये अमेंडमेंट है यहां पर पीजीवीपी चैप्टर में जो अमेंडमेंट है, एक ये वाली अमेंडमेंट है कि आप डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम कर सकते हो ऑन मोटर कार, प्रोवाइडेड वो मोटर कार आपने 23 अगस्त 2019 या उसके बाद खरीदी हो और उसे पुट टू यूज जो है वो 1 अप्रैल 2020 से पहले कर लिया हो। 23 अगस्त 2019 या उसके बाद खरीदी गई मोटर कार पर जिसे आपने पुट टू यूज 1 अप्रैल 2020 या उससे पहले कर लिया हो, आप हायर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। अगर वो कार आपके बिजनेस के लिए है बट अदर देन टैक्सी है तो पहले रेट 15% था, अब उसकी जगह आप 30% क्लेम कर सकते हैं। और अगर वो कार एज ए टैक्सी है तो 30% की जगह अब आप क्लेम 45% कर सकते हैं। तो ये एक अमेंडमेंट है। यहां पर लिखा है मोटर कार जो रनिंग इट ऑन हायर के बेस पे चलाई जा रही है, यानी कि टैक्सी की तरह यूज की जा रही है। तो ऐसे में और उसे 23 अगस्त 2019 को ही परचेज किया गया है और पुट टू यूज भी उसी दिन कर लिया गया है, तो डेप्रिसिएशन का रेट 45% रहेगा। आंसर फर्स्ट का सी। एक्स, अच्छा इसकी अमेंडमेंट्स जो है वो मैंने बड़ी डिटेल में करवाई है मोटर कार वाली, जितने भी अमेंडमेंट्स है। आपको अगर अमेंडमेंट समझनी है ना तो आप वो फिर डायरेक्ट टैक्स की जो अमेंडमेंट्स वाली क्लास है ना वो देखो आप जाके। मिस्टर एक्स एक्वायर्ड अ मोटर कार विच इज यूज्ड फॉर पीजीबीपी बट अदर देन टैक्सी। अब वो कह रहा है अदर देन टैक्सी वाला केस ले लो, तो पता है पहले 15 होती थी, अब 30 कर दी उन्होंने। इस ड्यूरेशन में अगर आपने कार खरीदी है तो 30% हो जाएगी डिडक्शन, यानी कि बी आंसर आएगा। Mr. X acquired a motor car during previous year 1920 and put to use in the same previous year. सर ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स को पूरी तरह कंफ्यूज कर देते हैं कि वो उसका आंसर क्या दे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि अगर आप 23 अगस्त 2019 के बाद गाड़ी खरीदते हैं या 23 अगस्त 2019 या उसके बाद गाड़ी खरीदते हैं तो आपको हायर डेप्रिसिएशन मिलेगी। लेकिन यहां लिखा है 19-20 में खरीदी है, ये नहीं बताया कि डेट कौन सी खरीदी है। तो सर हम इसे नॉर्मल सिचुएशन लेके चलेंगे कि इन्होंने 23 अगस्त से पहले ही खरीद ली होगी, ऐसा मान के चलेंगे, पुराने लॉ के हिसाब से चलेंगे। हम नहीं मानेंगे कि हमने 23 अगस्त 2019 या उसके बाद खरीदी है और 1 अप्रैल 2020 से पहले यूज कर ली है, क्योंकि इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। इंडिकेशन ये मिल रहा है बस 19-20 में खरीदी है, बस ये इंडिकेशन मिल रहा है और पुट टू यूज सेम प्रीवियस ईयर में है, तो हम 15% डेप्रिसिएशन का रेट लेंगे। हमने ये भी नहीं माना कि ये टैक्सी है क्योंकि लिखा नहीं हुआ, तो अदर देन टैक्सी ही अज्यूम करते हैं, तो ए आंसर आएगा, यानी कि 15%। एक्स एक मोटर कार परचेज करता है 1 अप्रैल 2019 को, टैक्सी है लेकिन परचेज। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि आपने 23 अगस्त 2019 के बाद नहीं बल्कि उससे बहुत पहले खरीद ली है, तो आपको जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो नॉर्मल मिलेगा, यानी कि 30% जो डेप्रिसिएशन का रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मोटर कार वाला क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो सर, एक अमेंडमेंट ऐसी है जो मल्टीपल जगह पे हुई है। जहां जहां पूरे इनकम टैक्स में आपने आज तक ये पढ़ा था ना, जहां जहां भी आपने ये पढ़ा था कि जो पेमेंट है वो आप सिर्फ 3 तरीके से कर सकते हो, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू अ बैंक अकाउंट।
वहां पर एक नया मोड ऐड कर दिया है जिसका नाम है सच अदर मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सच अदर मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एक नया मोड ऐड कर दिया है। प्रैक्टिकली अब आप 3 जगह से पेमेंट नहीं 4 जगह से कर सकते हो। यह बात मेरे ख्याल में सेक्शन 50C में भी लिखी हुई है, कैपिटल गेन के चैप्टर में, 43CA बिजनेस के चैप्टर में भी लिखी हुई है, और 40A3 में भी लिखी हुई है जो कि हम पढ़ रहे हैं, और इवन ये 44AD में भी है पॉइंट। बड़ी जगह पॉइंट है, बहुत सारी जगह पॉइंट है। इवन डिडक्शन के चैप्टर में 80JJAA में भी ये सेम बात लिखी हुई है कि आपकी डिडक्शन तब मिलेगी जब आप 3 जगह से पेमेंट करेंगे, 3 मोड से करेंगे। तो अब उनको 4 मोड से कर दिया। डिडक्शन ऑफ एन एक्सपेंडिचर शैल नॉट बी अलाउड अंडर सेक्शन 40A3 अनलेस इट इज पेड बाय अकाउंट पेई चेक 1, अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट 2, ECS थ्रू बैंक अकाउंट 3, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड 4। आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी। सेक्शन 43B इज एप्लीकेबल। यस सर, अनदर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज ऑन सेक्शन 43 कैपिटल बी। आपको याद होगा 43 कैपिटल बी में डिडक्शन तभी मिलती है व्हेन आप उसे एक्चुअली पेड करते हैं। अगर आपने उसे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में एक्चुअली पेड किया है तो ही डिडक्शन मिलती है। हालांकि उन्होंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी दी हुई है उस सेक्शन में कि आप ड्यू डेट तक भी पेड कर देंगे तो भी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। उसमें कुछ खास पॉइंट है, आपने कोई म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया हो या कोई कस्टम ड्यूटी पे किया हो, टैक्सेस के बारे में लिखा हुआ था, या आपने कोई बोनस दिया है, कमीशन दिया है किसी एम्प्लॉय को, ये वाली बात लिखी हुई थी, या एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड है, या पेमेंट आपने फॉर द पर्पज ऑफ यूज ऑफ रेलवे एसेट किया है। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे A to H तक, कुछ पॉइंट्स है उसके अंदर जिनका नाम लिखा हुआ था। उसी में एक नया पॉइंट ऐड कर दिया। 43 कैपिटल बी में एक और पॉइंट आ गया, और वो पॉइंट ये है कि अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है, और वो जो पे किया है ना, वो किसको किया है? जिससे आपने लोन लिया है। लोन किससे लिया है? या तो आपने लोन लिया है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से, या आपने लिया है सिस्टमैटिक इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। अब ये क्या होते हैं, इसके लिए आपको मेरी अमेंडमेंट क्लास देखनी पड़ेगी। वहां मैंने बताया है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी क्या होती है, सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी क्या होती है। बट यहां जो पढ़ रहे हैं उसमें बात यह है कि अगर आपने लोन लिया है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से या सिस्टमैटिकली नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उस इंटरेस्ट की भी डिडक्शन आपको 43 कैपिटल बी में कवर कर दिया, यानी कि तभी मिलेगी जब आप उसे एक्चुअली पेड करेंगे। सेक्शन 43 कैपिटल बी इज एप्लीकेबल इफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये पहले भी था। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस फ्रॉम एनी शेड्यूल्ड बैंक, पहले भी था। इंटरेस्ट ऑन लोन, यस सी बिल्कुल सही है। ये सी जो है ये नया पॉइंट है, न्यू पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। आपने इनमें से कहीं से भी लोन लिया हो, सेक्शन 43 कैपिटल बी इज एप्लीकेबल। हालांकि सी पॉइंट नया आया है। नेक्स्ट, इफ पे फुलफिल 3 कंडीशंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट बेसिकली सेक्शन 201 में है, यानी कि टीडीएस के सेक्शन में है, लेकिन उसका इंपैक्ट पीजीबीपी के सेक्शन में पड़ता है। और जो आपका 40A सेक्शन है, 40A जो सेक्शन है, इसके अंदर एक नया प्रोवाइजो ऐड हुआ है, और वो ऐड इसी सेक्शन में अमेंडमेंट की वजह से हुआ है। मैं आपको बता दूं, पहले क्या लिखा था कि अगर कोई डिडक्टर टीडीएस काटना भूल जाता है, डिडक्टर टीडीएस काटना भूल जाता है, तो उसे सेक्शन 220 एंड 221 के अकॉर्डिंग असेसी इन डिफॉल्ट मान लिया जाता है। लेकिन लॉ ने फिर यह भी कहा कि अगर डिडक्टी अपनी इनकम पे उस इनकम को अपनी इनकम मानकर उस पर टैक्स जमा करवा देता है, रिटर्न फाइल कर देता है, तो फिर ऐसे में डिडक्टर को असेसी इन डिफॉल्ट मानना ठीक नहीं है। लेकिन यह बात सिर्फ तब लिखी थी जब असेसी रेजिडेंट पेई हो, जब असेसी सिर्फ रेजिडेंट पेई हो। अब वहां से इस साल की जो मेजर अमेंडमेंट थी वो था, उन्होंने वो रेजिडेंट वर्ड हटा दिया। अब उन्होंने बोला कि अगर डिडक्टर टीडीएस काटना भूल जाता है तो डिडक्टी चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, अगर वो 3 काम कर देता है, एक जो इनकम उसे उसे इनकम दी गई थी जिस पर डिडक्टर टीडीएस काटना भूल गया था, उस डिडक्टी ने उसे अपनी इनकम में इंक्लूड किया हो, उसने उसके ऊपर टैक्स पे किया हो, अपनी रिटर्न फाइल की हो, और डिडक्टर एक सीएसए सर्टिफिकेट लेकर जमा करवा दे, तो फिर डिडक्टर को असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। यह अमेंडमेंट है सर, बड़ी लेंथी अमेंडमेंट है, 1 घंटे में करवाई है मैंने,
पूरा लेक्चर अपलोड किया इस पॉइंट के ऊपर मैंने अपना। इफ पेई फुलफिल 3 कंडीशन, पे टैक्स, फाइल रिटर्न, इंक्लूड इन इनकम, देन पेयर shall not be deemed to be assessee in default। पेयर को हम assessee in default नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो बी आंसर इज द राइट आंसर। यस सर, पीजीवीपी चैप्टर में बहुत कम अमेंडमेंट थी, तो उसके जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बना दिए। कैपिटल गेन के चैप्टर में तो ले देकर एक ही अमेंडमेंट है, यस सर। और अमेंडमेंट क्या है? सेक्शन 54 एग्जम्पशन का सेक्शन आपने पढ़ा हुआ होगा, मुझे पूरी उम्मीद है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 आपने पढ़ रखा है। सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमने एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 पढ़ रखा है। अब सुनो सर, आपने एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 पढ़ रखा है, आई एम वेरी हैप्पी। वहां आपने क्या पढ़ा है सर? वहां हमने पढ़ा कि अगर कोई बंदा अपनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करता है, ट्रांसफर करता है, और कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, और उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर वो इन्वेस्ट करता है नए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, तो उसे एग्जम्पशन मिल जाती है। बिल्कुल सही है। लेकिन वहां आपने पढ़ा कि आप एक ही रेजिडेंशियल हाउस खरीद या बना सकते हैं, वो भी इंडिया में। याद आया? हाँ सर, बिल्कुल याद है। अब अमेंडमेंट यह है कि अगर आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ या उससे कम है, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, तो आप एक की जगह 2 मकान भी खरीद सकते हैं इन इंडिया में। यस सर, दिस इज द ओनली अमेंडमेंट। इफ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन which arises on the transfer of residential house property should not exceed 2 crore, then assessee can invest in 2 residential house properties, whether purchase or construction। 2 में कर सकता है, that too in India, and this option he can avail only once in a lifetime। इस ऑप्शन को वो एक बार अवेल कर सकता है, बार बार अवेल नहीं कर सकता। चलिए सर, कैपिटल गेन का पहला क्वेश्चन, मिस्टर एक्स हैविंग LTCG 2 करोड़, लो 2 करोड़ ही है, 2 करोड़ से एक्सीड नहीं है, तो एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल है। From the transfer of residential house property, long-term capital gain is eligible. Assessee can invest in 2 residential house property in India. Yes, sir. The answer is C. Cost inflation index for the financial year 1920 is 289. ये नया आ गया, हर साल नया आता है। पिछले साल 280 था, अब 289 है, तो D is the right answer. Assessee has long-term capital gain of 2 crore. From the transfer of residential house property, suppose such long-term capital gain is eligible for exemption under section 54. The benefit of investing in 2 residential house property in India can be availed by the assessee every year, only in 2021, once in a lifetime. Yes sir, answer C is the right answer, that is once in a lifetime. Please tell me, आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। तो चलिए अब करते हैं वो MCQ जो है चैप्टर डिडक्शन के ऊपर। हाँ जी, डिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, सर डिडक्शन में ना सिर्फ 2 सेक्शन नए आए हैं। डिडक्शन के 2 सेक्शन नए आए हैं। एक आया है 80EEA और एक सेक्शन आया है 80EEB। थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं, थोड़ा सा, अमेंडमेंट मुझे यहां करवाने नहीं चाहिए, सिर्फ MCQ करवाने चाहिए अमेंडमेंट के ऊपर, लेकिन बता देता हूं। सर देखिए, एक सेक्शन था ऑलरेडी 80EE, उसमें यह लिखा था कि अगर आप कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो और उसके लिए अपने लोन लिया है, और लोन का जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, उस इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन मिलती थी। लेकिन वो डिडक्शन आपको तब मिलती थी जब आप सेक्शन 24 में डिडक्शन पूरी नहीं ले पाते थे, ठीक है, तो आपको 80EE में मिल जाया करती थी, ठीक है। लेकिन वहां दिक्कत क्या थी? वो डिडक्शन तभी मिलती थी जब आपके लोन जो है वो 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच सैंक्शन हुआ, वरना नहीं मिलेगी। तो आज के जो एसएससी है वो मुश्किल में आ गए, उनके लिए सेक्शन बनाया गया 80EE, पहला पॉइंट। दूसरा 80EEB जो है वो आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए कोशिश की जा रही थी, तो गवर्नमेंट ने बोला कोई अगर बंदा इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर से ही पावर लेता है, हाइब्रिड नहीं होना चाहिए जिसमें मतलब पेट्रोल डीजल भी हो, नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसके लिए अगर आपने कोई लोन लिया है और आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आपको 80EEB में डिडक्शन मिल जाएगी। हालांकि दोनों सेक्शन भरपूर बड़े बड़े सेक्शन है, मैंने अपनी रेगुलर बैचेज में बड़े आराम से करवाए हैं, अच्छे से समझाए हैं। यहां पर सिर्फ अमेंडमेंट्स करवाने हैं, अमेंडमेंट में भी मैंने समझाए हैं, आप अमेंडमेंट में देख सकते हो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EEA इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल। नंबर 1, ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी, वेदर इंडिविजुअल रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। दूसरा, मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EEA इज 1,50,000। यस सर, मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 है। यह भी तब मिलेगी जब आपको सेक्शन 24 में नहीं मिल पाई। अगर आपने सेक्शन 24 में जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वहां लेने से रह गए, क्योंकि आप जानते हो वहां मैक्सिमम 2 लाख तक की मिलती है, तो वहां नहीं मिली, वहां पेंडिंग रह गई, तो आप यहां आके ले लो बची हुई डिडक्शन, बट बची हुई मैक्सिमम 1.5 लाख तक।
डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EEA इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल इफ ही इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। ट्रू है सर, ये कंडीशन है इस सेक्शन की कि आपको 80EE में डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपको 80EE में नहीं मिलती। 80EE इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन है, परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, या इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। तो डी इज द राइट आंसर। जो 80EE की डिडक्शन है वो किस कंटेक्स्ट में होती है कि आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ली है, उसके लिए आपने लोन लिया है और उस लोन का जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसके कंटेक्स्ट में आपको डिडक्शन मिलती है। तो ये इंटरेस्ट की डिडक्शन है उस लोन के ऊपर जो आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया है। डिडक्शन इज अवेलेबल इफ लोन इज टेकन फ्रॉम, यस वेरी इंपॉर्टेंट, ये लोन आपने कहां से लिया होना चाहिए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, बोथ, ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो 80EE है उसमें एनबीएफसी को बाहर किया गया है। अगर आपने एनबीएफसी से लोन लिया है तो आपको फिर 80EE की डिडक्शन नहीं मिलेगी। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE इज अवेलेबल। कुछ कंडीशंस है, सेक्शन की अपनी कंडीशंस है, पढ़िए जाके सेक्शन। इस सेक्शन में लोन आपका सैंक्शन हो जाना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक। जो 80EE था वो लोन 16-17 में सैंक्शन होना चाहिए था, अब लोन 19-20 में सैंक्शन होना चाहिए। यानी कि जो करंट लोग हैं जिन्होंने अब लोन लेना है उनको डिडक्शन मिल रही है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 45 लाख। 80EE जब आप पढ़ा करते थे पुराने जमाने में, अभी भी है वो, तो वहां 50 लाख से ऊपर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए प्रॉपर्टी की। वहां मार्केट वैल्यू था, यहां स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, यहां लिमिट 45 लाख है। 45 लाख से ऊपर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर है प्रॉपर्टी की जो आप खरीद रहे हो, जिसके लिए आपने लोन लिया है, तो फिर आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। मैक्सिमम 45 लाख तक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होनी चाहिए। द असेसी डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन। सही है, ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर आएगा, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी कंडीशन होनी चाहिए। सेक्शन 80EEB, यस 80EEB मिलती है जो आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया है उसके लिए जो आपने लोन लिया है उसके इंटरेस्ट की। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ 80EEB इज इन रिस्पेक्ट ऑफ, ए पॉइंट इज द राइट आंसर, इंटरेस्ट की मिलेगी उस लोन के ऊपर जो आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने के लिए लिया है। डिडक्शन इज अवेलेबल इफ लोन इज टेकन, यस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 80EEA देखते हैं और 80EEB देखते हैं तो दोनों में एक डिफरेंस है। यहां आपने लोन सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, यहां आप लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं और एनबीएफसी से भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया तो भी चलेगा, एनबीएफसी से लिया तो भी चलेगा, और एनबीएफसी कोई भी हो सकती है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी भी हो सकती है और सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी भी हो सकती है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EEB इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल ओनली। बिल्कुल ट्रू, एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही जवाब है। मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EEB, मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EEB इज ₹1,50,000, बिल्कुल सही जवाब, 1,50,000 है। उसमें भी 150 है, 80EE जो नया आया है उसमें भी 150 की मैक्सिमम डिडक्शन है, यहां भी 150 की डिडक्शन है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EEB इज अवेलेबल, लोन सैंक्शन होना चाहिए अप्रैल 19 से मार्च 23 तक। लो जी, इसकी डिडक्शन गवर्नमेंट आराम से देने के मूड में है, आप आराम से लोन ले लो, अभी ले लो, नेक्स्ट ईयर ले लेना, डिडक्शन मिल जाएगी। लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, एनबीएफसी को इंक्लूड किए। डिडक्शन अगर आपने 80EEB में क्लेम करी है तो इसकी डिडक्शन की सेम खर्चों की डिडक्शन या इसी इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको किसी और सेक्शन में नहीं मिलेगी। डी ऑल ऑफ द अबव, आंसर डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव। प्लीज सर, डिडक्शन के चैप्टर में 2 ही सेक्शन थे जो न्यू आए थे, दोनों से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे वो मैंने बना दिए और आपको दिखा दिए। नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट चैप्टर है रिटर्न ऑफ इनकम। तो रिटर्न ऑफ इनकम में बेसिकली अमेंडमेंट 3 सेक्शन में हुई है। रिटर्न ऑफ इनकम में मैं आपको बता देता हूं, रिटर्न ऑफ इनकम में बेसिकली अमेंडमेंट 3 सेक्शन में हुई है। नंबर 1, एक सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 है, इसमें अमेंडमेंट हुई है। अमेंडमेंट क्या है? पहले आप बोलते थे कि जो इंडिविजुअल एचयूएफ है, इंडिविजुअल एचयूएफ है या एओपी बीओआई जो भी है, कंपनी, फर्म और लोकल अथॉरिटी को छोड़कर जो बच गए, एग्जांपल के लिए इंडिविजुअल एचयूएफ ले लो, इनकी जो रिटर्न ऑफ इनकम हम भरते थे तो आप लिखा करते थे कि ये आपको 80C to 80U की डिडक्शन को बिना देखे देखना है।
इनकी जो टोटल इनकम देखनी है वो 80C to 80U को माइनस किए बगैर देखनी है। याद है नहीं याद? पिछली बैच पढ़ा हुआ ना आपने, रेगुलर बैच पढ़ रखा है ना, कहीं से भी पढ़ रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए 80C to 80U को माइनस किए बगैर आपको देखना होता था कि वो इनकम आपकी 2.5 लाख से ज्यादा है या नहीं है, और उसी के बेस पर आप रिटर्न भरा करते थे। अब उन्होंने बोला है जो सेक्शन 54 है, 54B है, 54D है, 54EC है, बड़े सारे सेक्शन है, आपने पढ़े भी हुए हैं। 54F है, 54G है, 54GA है, 54GB है, 54H है। इन सेक्शन को भी बिना देखे ही आपको ग्रोस टोटल इनकम निकालनी है। मतलब इनको बिना देखे, इनको बिना माइनस किए, इनको इग्नोर करना है एग्जम्पशन को। एग्जम्पशन को इग्नोर करे बगैर देखो कि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है या नहीं है, तब आपको रिटर्न फाइल करनी है या नहीं करनी, ये देखनी है। ये नया आया है, ये नया आया है सर। प्लीज, एक अमेंडमेंट मैंने आपको बता दी। दूसरी अमेंडमेंट ये आई है, सेवंथ प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1) नया ऐड हुआ है। सेवंथ प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1) नया ऐड हुआ है। और ये प्रोवाइजो क्या कहता है पता है सर आपको? ये प्रोवाइजो कहता है कि एक इंडिविजुअल अगर रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं भी है, क्योंकि उसकी हो सकता है इनकम 2.5 लाख से कम हो, तो वो रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो इन 4 में से कोई काम करता है तो उसे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। वो 4 काम कौन कौन से हैं अभी दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन बनाया है मैंने, वो चारों काम उस क्वेश्चन में लिख दिए मैंने। तीसरी अमेंडमेंट ये है कि अब आप पैन कार्ड और आधार कार्ड को इंटरचेंज यूज कर सकते हैं। जहां आप पैन कार्ड लिखते थे वहां आप अपना आधार नंबर भी लिख सकते हैं। अब पैन नंबर की रिक्वायरमेंट है लेकिन उतनी नहीं है। 3 अमेंडमेंट है। पहला अमेंडमेंट देखिए सर, आउट ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन इन विच केस असेसी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न मैंडेटरी। इन 4 में से कौन से केस में असेसी को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है? वैसे आप जानते हैं नॉर्मली कंपनी को मैंडेटरी होती है या फिर उसको होती है, लेकिन ये पूछ रहा है इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में। देखिए यहां लिखा है, अगर कोई बंदा डिपॉजिट करवाता है एग्रीगेट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज इन 1 और मोर करंट अकाउंट। अगर आप अपने बैंक में एक या एक से ज्यादा अकाउंट्स के अंदर एग्रीगेट मिलाकर पूरे साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा सबमिट करते हैं, जमा करवाते हैं, तो सर फिर आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सर जो बंदा 1 करोड़ से ज्यादा जमा करवाएगा वो तो वैसे भी 2.5 लाख से ऊपर इनकम होगी, कोई जरूरी नहीं है। आपने बैंक में जमा करवाए हैं, आपने बैंक में सिर्फ डिपॉजिट करवाए हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम भी हो। आपने सेल करी है बहुत सारी, 1 करोड़ से ऊपर की सेल हुई, आपके करंट अकाउंट में पैसे आए हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है प्रॉफिट भी हुआ हो। क्या पता आप लॉस पे सेल कर रहे हो, कम पे सेल कर रहे हो, प्राइस पे पैसे दिख रहे हैं, 1 करोड़ से ऊपर बैंक में आया है, अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो टैक्स तो प्रॉफिट पे लगता है ना। तो लेकिन इसको तो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर किसी बंदे ने एक्सपेंडिचर किया है ट्रैवलिंग टू फॉरेन कंट्री, बाहर घूमने गया है, 2 लाख रुपए से ऊपर का एक्सपेंडिचर है, तो उसे भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। या अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है जो 1 लाख से ऊपर है, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपके घर का बिल, बिजली का बिल, किसी भी जगह का बिजली का बिल आपका 1 लाख रुपए से ऊपर आता है पूरे साल का, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। डी इज ऑल ऑफ द अबव। यस, द राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये अमेंडमेंट थी, ये नया, ये दिस इज एग्जैक्टली 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1). हालांकि ये सेक्शन कंपनी फर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया, वेदर इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन विद आधार नंबर इज अलाउड। आंसर इज यस, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन विद आधार नंबर अब अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। 3rd, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 4 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6 लाख और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्पशन मिलती है आपको 5 लाख, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 1 लाख। इस 4 लाख को आप इधर लिख लो, तो 4 और 1 5 लाख हो गया। 80C to 80U की डिडक्शन 4 लाख माइनस हो जाएगी, टोटल इनकम 1 लाख। क्वेश्चन है, क्या असेसी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न है? आंसर है यस, यस, क्योंकि आपको ये नहीं देखना, ये भी नहीं देखना, तो प्रैक्टिकली आपकी ग्रोस टोटल इनकम देखनी होती है, वो कितनी आएगी ये तो देखना नहीं, तो 5 लाख पूरी आएगी, और ये भी आपको एग्जम्पशन से पहले देखना है, तो 4 और 6, 4 लाख ये देखोगे पूरा, और 6 लाख लॉन्ग टर्म देखोगे, तो ग्रोस टोटल इनकम तो एक्चुअली आपकी 10 लाख आ गई है, जो कि 2.5 लाख से ज्यादा है। तो यस, यू हैव टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। सेकेंड पॉइंट, दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मजा आने वाला आपको क्वेश्चन में।
आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 1 लाख है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वैसे 6 लाख है, लेकिन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 करें तो 4 लाख यानी कि 2 लाख, 3 लाख हो गया। और 80C to 80U की इनकम आपकी 1 लाख है। 80C to 80U इनकम आपकी 1 लाख है। आप एक काम करो, 80C to 80U यहां पे निल कर लो, निल 80C to 80U आपकी इनकम निल है और ये आपकी 3 लाख है टोटल इनकम। क्वेश्चन ये है कि क्या आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है? क्या आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है? आंसर सुनिए, ग्रोस टोटल इनकम आपको देखनी है 3 लाख आएगी। ये ग्रोस टोटल इनकम आपकी 3 लाख है। आप बताओ 1 लाख तो ये वाली है, तो आप ये 2 लाख देखोगे, एक गड़बड़ हो गई। अब इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ हो गई, रुक जाओ, ये क्वेश्चन मैं दोबारा कर रहा हूं। आप इसको 5 लाख कर दो, 5 लाख पहले तो यस। अब आप इसे 5 लाख कर दो, इसे 1 लाख कर दो, 1 लाख। 6 में से 5 गए 1 लाख, और ये 1 लाख यहां लिख दो आप। ये हो गया आपका 2 लाख, 2 लाख, और ये 1 लाख माइनस कर लो, कोई इश्यू नहीं है, 1 लाख। हाँ जी, पहले क्वेश्चन ठीक कर लो आप मेरे साथ, थोड़ी सी क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई थी, ठीक कर लो। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन लेने के बाद 1 लाख, 2 लाख। तो हम जो ग्रोस टोटल इनकम, हम जो टोटल इनकम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? एक तो हम इस डिडक्शन को इग्नोर करते हैं, 2 लाख हो गई। एक एग्जेम्पशन को माइनस करते हैं, नहीं देखते हैं, एग्जेम्पशन को इग्नोर करते हैं। फिर तो सर 1 लाख ये और 6 लाख ये, 7 लाख हो जाएगी। यस और नो? इस क्वेश्चन में 2 लाख ही रहेगी। हम इस एग्जेम्पशन को इग्नोर नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। क्यों सर? आपने कहा था जो अमेंडमेंट है वो ये है कि 54 के जो सेक्शन है उनकी एग्जेम्पशन को माइनस किए बगैर देखना होता है। बिल्कुल सही है, मैंने ऐसे कहा था, ये रहा। मैंने इसमें कहीं भी 54EE नहीं लिखा, 54EE नहीं लिखा। आप देख लो, जो लॉ में अमेंडमेंट आई है वहां उन्होंने 54EC है, डबल ई नहीं है, उन्होंने डबल ई नहीं लिखा। उन्होंने बोला अगर आप डबल ई की एग्जेम्पशन क्लेम करते हो तो वो तो क्लेम करने के बाद जो बचा है वही देखना है। हां, अगर आप किसी और सेक्शन की एग्जेम्पशन क्लेम करते हो तो फिर क्लेम करने से पहले वाला देखना है। देखो सर, बड़ा मजेदार सेक्शन है। तो यहां पर आपको 54EE नहीं देखना, इग्नोर नहीं करना, आपको एग्जेम्पशन लेके ही देखना है। यानी कि 1 लाख ही रहेगा, तो एक ये 2 लाख रहेगा, इसलिए आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी है, नहीं करनी, क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। आंसर आएगा बी, नहीं। यस सर, आई हैव डन रिटर्न ऑफ इनकम का चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया है मैंने। नाउ ये आखिरी चैप्टर है जिसमें अमेंडमेंट्स है, यानी कि टीडीएस। टीडीएस में अमेंडमेंट है। पहली अमेंडमेंट है सेक्शन 194 कैपिटल ए में। यह सेक्शन किसका है? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का सेक्शन है। अमेंडमेंट क्या है सर? अगर कोई बैंक्स या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस अगर पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट की किसी सीनियर सिटीजन को, तो 50,000 रुपए तक की थ्रेशोल्ड लिमिट है, और इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। वो 50,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट आज भी है। अगर ये लोग पेमेंट करते हैं किसी अदर देन सीनियर सिटीजन को, अदर देन सीनियर सिटीजन को, तो थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 है, और यही अमेंडमेंट है। अब वो 10,000 बढ़ाकर कर दी गई है 40,000। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी referred to in section 194 capital A by banks to any person other than senior citizen, the threshold limit is now 40,000. Yes sir, the limit is now 40,000. Earlier it was 10,000. बाकी सेक्शन पूरा सेम है, बस यही एक चेंज था। What will be the rate of TDS in case of proceeds from life insurance policy referred to in section 194DA? 194DA में एक अमेंडमेंट है, और वो अमेंडमेंट उसके रेट में है। जब आपको LIC से पैसा वापस मिलता है तो जनरली वो पैसा एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन कुछ केसेस में LIC से वापस मिलने वाला पैसा टैक्सेबल हो सकता है। पहले था इसका आंसर कि जब वो टैक्सेबल होगा तो 1% ऑफ ग्रोस इनकम पर टैक्सेबल होगा, बट अब उन्होंने बोल दिया 5% ऑफ नेट इनकम पर, मतलब जो नेट इनकम होगी उसका 5% टीडीएस कटेगा। टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 5% ऑफ नेट इनकम। अर्लियर इट वाज 1% ऑफ ग्रॉस इनकम, बट द अमेंडमेंट इज इट इज 5% ऑफ नेट प्रोसीड्स। तो डी इज द राइट आंसर। Then come to the question number 3. What will be the threshold limit in case of payment of rent under section 194I? Yes, very important section.
पहले अर्लियर 1,80,000 से ऊपर अगर रेंट है तो आपको टीडीएस काटना मैंडेटरी था, अब वो अमाउंट 2,40,000 कर दिया गया है। द 1,80,000 नाउ इंक्रीज टू 2,40,000, नाउ इंक्रीज टू 2,40,000। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, 194IA में भी एक अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट ये है कि एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है। ये क्या पॉइंट है? अगर कोई बंदा अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करता है अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, जो भी है, अगर कोई बंदा अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करता है तो जो बंदा खरीदता है तो वो कंसीडरेशन देता है, और वो कंसीडरेशन अगर 50 लाख से ज्यादा है तो उसे टीडीएस काटना होता है। अब उन्होंने क्या बोला कि जिस बंदे ने प्रॉपर्टी बेची है, अगर वो आपसे कंसीडरेशन लेता है लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेता है कि मैं आपसे जो मैंने आपको मकान बेचा है वहां पर पार्किंग भी आपको फ्री मिलेगी, इसके पैसे भी ले रहा हूं, और अगर मैंने कोई क्लब मेंबरशिप है, सोसाइटी में फ्लैट जो होते हैं आजकल, क्लब मेंबरशिप भी ले रहा हूं, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं ना मेंबरशिप फीस के नाम के, पार्किंग फीस के नाम के, उन्हें कंसीडरेशन में इंक्लूड किया जाएगा और उसके ऊपर भी टीडीएस काटा जाएगा। दिस इज द अमेंडमेंट। कंसीडरेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड ऑल चार्जेस ऑफ द नेचर ऑफ क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग फीस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी फीस, मेंटेनेंस फीस, एडवांस फीस और एनी अदर चार्जेस ऑफ सिमिलर नेचर विच आर इंसिडेंटल टू ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बताइए प्लीज, क्या ये कंसीडरेशन में इंक्लूड होंगे? शैल इंक्लूड, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। दिस इज ट्रू। मतलब पता क्या है इसका? मतलब है इनके ऊपर भी टीडीएस कटेगा। जैसे मान लीजिए ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल करी, उसने बोला कि मैं 70 लाख तो प्रॉपर्टी के लूंगा और 4 लाख ये क्लब मेंबरशिप फीस के लूंगा, तो ये बंदा जब पेमेंट करेगा ना तो वो टीडीएस 74 लाख पर ही काटेगा, पूरे 74 लाख पर। क्वेश्चन नंबर 5, दो नए सेक्शन आए हैं, एक 194M, एक 194N। 194M बिल्कुल नया सेक्शन है जो ये कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है, अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है और उसके प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर इतनी नहीं है कि वो ऑडिट के लिए एलिजिबल हो जाए और वो पेमेंट कर रहा है 194C के अंदर, 194H के अंदर, 194J के अंदर, 194J के अंदर, और वो पेमेंट 50 लाख से ऊपर है, तो उसे 194M में टीडीएस काटना पड़ेगा। सर क्या पढ़ा रहे हो, क्या बताए जा रहे हो? हाँ भाई आपको आता है, मैं तो एमसीक्यू करवा रहा हूं, वो भी अमेंडमेंट पे। अब ये मत बोलना सर मुझे 194M ही नहीं आता। 194M तो तुझे सीखना पड़ेगा, तभी आएंगे सारे क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी ना आ जाएंगे। सेक्शन में तो पढ़ के आओ। कहां से पढ़ें? मेरी अमेंडमेंट वाले लेक्चर में से पढ़ लो। जाओ ना अमेंडमेंट वाला लेक्चर खोलो, 194 टीडीएस वाला पॉइंट, टीडीएस वाला टॉपिक खोलो, अमेंडमेंट पूरा करवाया हुआ 194M। एक्स की प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर 90 लाख है, 52 लाख पे कर रहा है प्रोफेशनल फीस। देखो टर्नओवर 90 लाख है ना, इसका मतलब ये ऑडिट में एलिजिबल नहीं है, यानी कि प्रोफेशनल फीस पे कर रहा है, यानी कि 194J में तो ये टीडीएस नहीं काट सकता क्योंकि इंडिविजुअल है और प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से कम है। लेकिन क्योंकि ये 52 लाख पे कर रहा है 50 से ऊपर, तो फिर ये टीडीएस काट लेगा 194M में एट द रेट ऑफ 5%। यस, तो 194M में टीडीएस का रेट एट द रेट ऑफ 5% है। सर देखो अगर ये 50 लाख से भी कम होता ना अमाउंट, फिर ये टीडीएस नहीं काट सकता था। क्वेश्चन नंबर 6, पेमेंट ऑफ कैश। ये 194N सेक्शन नया आया है जो ये कह रहा है कि अगर बैंक्स किसी को 1 करोड़ रुपए से ऊपर एग्रीगेट पेमेंट करते हैं कैश पूरे मतलब साल में, एग्रीगेटली 1 करोड़ से ऊपर करते हैं, तो जो एक्सेस अमाउंट होगा ना करोड़ से ऊपर का, 1 करोड़ से ऊपर अगर उन्होंने पेमेंट की है एक्सेस, तो वो 2% से टीडीएस कट के मिलेगा उनको। पेमेंट ऑफ कैश, कैश को रोकने की कोशिश है, इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल कैश है, आपका अपना पैसा है, बैंक से निकाल रहे हो आप, 1 करोड़ से ऊपर निकालोगे टीडीएस कट जाएगा। पेमेंट ऑफ कैश बाय बैंक टू एनी पर्सन इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ in aggregate from one or more account maintained by recipient with the bank shall be chargeable to TDS at the rate of 2% under section 194N. Yes, true है। So the last question of TDS and then amendment will be over. There will be no TDS under section 194N. अगर आपने पेमेंट इन लोगों को करी है ना तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आंसर ट्रू है सर, आपको पता ही है। मैंने ये क्वेश्चन बनाया इसलिए कि वो प्रोविजन याद हो जाए। 194N कब एप्लीकेबल नहीं होता? जब बैंक्स इनको पेमेंट करता है, गवर्नमेंट को, किसी अदर बैंकिंग कंपनी को, या पोस्ट ऑफिस को, या कोऑपरेटिव सोसाइटी को, किसी बिजनेस कोरेस्पोंडेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी को, किसी व्हाइट लेबल्ड एटीएम को, एटीएम ऑपरेटर को, सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का F आएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर।
सर मैंने अमेंडमेंट्स करवा दी हैं, तो मैंने देख लो सर ये सारे क्वेश्चंस जो है ना मैंने करवा दिए आपको। यस सर आई हैव डन। मैंने आपको अमेंडमेंट तक के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, टीडीएस तक के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो सर बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से इनको रिवाइज कर लें, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है, जो क्लास के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मुझे लगता है 10 से 15 नंबर का पेपर जरूर कवर होएगा, 10 से 15 नंबर का पेपर जरूर कवर होएगा। और पढ़ लेना सर, पढ़ लेना अच्छे से, अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, आराम से पास हो जाओगे। शुरुआत किया हम लोगों ने, अभी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, आपकी पूरी रिवीजन करवाने वाला हूं मैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।